नमस्ते मित्रों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा एसके स्कूल खेजड़ोली के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एसके स्कूल खेजड़ोली ने कोरोना महामारी के चलते डिजिटल कक्षाएं प्रारंभ करने का जो निर्णय लिया है वह बहुत ही सराहनीय है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एसके स्कूल खेजड़ोली के निदेशक महोदय एवं समस्त स्टाफ का, जो कि अपना अमूल्य समय निकालकर आपके लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की है। आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप लोग इन सभी ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठाएं। तो आइए हम कक्षा शुरू करते हैं, लेकिन कक्षा शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। आज का हमारा संस्कृत का समास प्रकरण का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। आज का प्रकरण है समास। समास शब्द की व्युत्पत्ति यदि हम देखें तो व्युत्पत्ति में सम उपसर्ग, अस धातु और घय प्रत्यय, सम उपसर्ग, अस धातु और घय प्रत्यय, इन तीनों से मिलकर शब्द बनता है समास। समास शब्द का जो अर्थ है वो है सम प्लस आस अर्थात पास। समास शब्द की अपन परिभाषा देखें। परिभाषा में एक पाणिनि महोदय का द्वारा चलाए गए सूत्र है जो है समसनम समास है। समसनम समास है अर्थात अनेक पदानाम, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास है। अर्थात अनेक पदों का एक पद बनाना ही समास होता है। अनेक पदों का जब हम एक पद बनाते हैं तो वही समास है। अब बात करते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो अपन भेदों के बारे में पढ़ते हैं। समास के प्रकार। संस्कृत में समास निम्न 5 प्रकार से चलते हैं। पहला है केवल समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास। इस प्रकार से संस्कृत में 5 समास चलते हैं, लेकिन पदों के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। पदों के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। उनमें पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि समास। यह है पदों के आधार पर। पदों के आधार पर समास के भेद। अब इनको पदों के आधार पर कैसे बताया है? देखो, अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें पूर्व अर्थात पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और जो चौथा आता है अपना बहुव्रीहि समास,
इसमें न तो पूर्व पद प्रधान होता है, न उत्तर पद प्रधान होता है, न दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई तीसरा अर्थात अन्य पद प्रधान होता है। इसमें अन्य पद प्रधान होता है। इस प्रकार पदों के आधार पर समास का जो वर्गीकरण किया गया है वो 4 प्रकार से बताया गया है। अब इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि जो ये तत्पुरुष समास है ना, इसके अलग से 2 भेद और चलते हैं। अर्थात तत्पुरुष समास के निम्न 2 भेद होते हैं। अब वो 2 भेद कौन से हैं? देखो एक बार उनका भी नाम लिख देता हूं। देखो तत्पुरुष समास के दोनों भेद, एक तो हो गया द्विगु समास और दूसरा है कर्मधारय समास। इस प्रकार से समास के कुल कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। तो आपसे पूछे समास के कुल कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। उनकी एक छोटी सी ट्रिक है, उसके माध्यम से देखो हम देखते हैं समास के 6 भेद कौन कौन से होते हैं। वो है अब कह तो दे दे। ए का मतलब होता है अव्ययी भाव समास। ब का मतलब हो गया बहुव्रीहि समास। क का मतलब हो गया कर्मधारय समास। प का मतलब हो गया तत्पुरुष समास। द का मतलब हो गया द्वंद्व समास। इस द का मतलब हो गया द्विगु समास। इस प्रकार से समास कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार। 6 आपको पूछे संस्कृत में समास के कितने भेद हैं? संस्कृत में समास के 5 भेद हैं। समास के कुल कितने भेद हैं? समास के कुल 6 भेद हैं। वो है अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु। इस प्रकार से समास के 6 भेद हो गए। अब हम पढ़ते हैं पहला भेद अव्ययी भाव समास। तो एक बार इनको रफ कर देते हैं। पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में अव्यय अर्थात पहला पद प्रधान होता है और वही अव्यय होता है। तो इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। पूर्व पद प्रधान होता है, अर्थात पहला पद प्रधान होता है। दूसरी बात है पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है? अव्यय का मतलब देखो, अव्यय से तात्पर्य है वह शब्द जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और 7 विभक्तियों में परिवर्तित नहीं होता है, वही क्या होता है? अव्यय होता है। जैसे एक शब्द है बालक। इस शब्द को आप तीनों वचनों में परिवर्तित कर सकते हो। एक वचन में बालक है, बालकौ और बालकः, तीनों वचनों में बनता है, 7 विभक्तियों में बनता है। और यदि आप लिंग चेंज करते हो तो टाप प्रत्यय करके ये बालिका भी बन जाता है। अर्थात ये जो शब्द है वो अव्यय नहीं है, क्योंकि ये तो तीनों वचनों में परिवर्तित हो रहा है, विभक्तियों में भी परिवर्तित हो रहा है और लिंग भी परिवर्तित हो रहे हैं। दूसरा शब्द यदि अपन देखें च, ये एक ऐसा शब्द है जिसको आप किसी भी विभक्ति में, किसी भी वचन में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ऐसे शब्द होते हैं परिवर्तित नहीं होने वाले, वही क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तीसरी बात है संपूर्ण पद ही अव्यय बन जाता है। अर्थात अव्ययभाव समास में आप सामासिक विग्रह करके जो संपूर्ण पद बना देते हो वो पूरा का पूरा पद ही क्या बन जाता है? अव्यय बन जाता है। अर्थात
नपुंसक लिंग में बनता है। अब नपुंसक लिंग में बनाने के लिए क्या किया जाता है? नपुंसक लिंग में बनाने के लिए यदि संपूर्ण पद के अंत में ए या आ आए तो इनके स्थान पर अम कर दिया जाता है तथा दीर्घ ई आए तो, एक मिनट में इसको रख कर देता हूं, के स्थान पर ह्रस्व ई कर देते हैं। ये इसमें छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं, पूरे समास में काम में आएंगी। अब चलते हैं समास में। इसमें एक मेन बात है, अव्ययभाव समास निम्न 16 अर्थों में होता है। अब वो 16 अर्थ कौन कौन से हैं वो देखते हैं। अब इसमें पहला अर्थ होता है विभक्ति, और विभक्ति भी कौन सी होनी चाहिए? सप्तमी। विभक्ति के अर्थ में कौन से अव्यय का प्रयोग किया जाता है? अधि, अधि अव्यय का प्रयोग। सप्तमी विभक्ति के अर्थ में अधि अव्यय का प्रयोग। जैसे अपने पास शब्द है राम, विभक्ति कौन सी लगाओगे? सप्तमी। क्या बन गया? रामे। ये इति पद अपने को जोड़ना है, रामे इति। अब मैंने आपको बताया कि विभक्ति के अर्थ में अधि अव्यय का प्रयोग करना है, और विभक्ति भी कौन सी? सप्तमी। यहां सप्तमी विभक्ति है तो सप्तमी विभक्ति के योग में अधि अव्यय, तो ये लो अधि। मूल पद क्या है? राम। क्या बन गया? अधिराम। अब मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि शब्द के अंत में ए या आए तो आपको करना क्या है? अम। पूरा पद क्या बन जाएगा? अधिरामम। अपने पास शब्द है गंगा, सप्तमी विभक्ति होता है गंगायाम, और ये इति बन गया गंगायाम इति। वही सप्तमी विभक्ति आ रही है, सप्तमी विभक्ति आ रही है तो प्रयोग करोगे अधि अव्यय का। अधि शब्द क्या है? गंगा। अब गंगा का गंगा तो नहीं लिख सकते क्योंकि मैंने आपको लिखा था ए या आ आने के बाद में क्या करोगे? अम। पद क्या बनेगा? अधि गंगम। शब्द है जैसे हरि, हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन बनता है हराऊ इति। पूरा पद क्या बनेगा? अधि, और मूल पद क्या है? हरि। मात्रा दीर्घ हो तो रस्व करना है, और रस्व हो तो रस्व की रस्व रहेगी। जैसे मान लो अपने को शब्द दे दे अधि ग्रामम, क्योंकि जरूरी थोड़ी है अपने को समास विग्रही दे, पूरा समासिक पद भी तो दे सकता है ना। तो समासिक पद देकर के पूछ ले कि समास विग्रह करो, तो समास विग्रह करने के लिए मैंने बताया अधि अव्यय का प्रयोग। अधि अव्यय का प्रयोग कब करते हैं? सप्तमी विभक्ति में। तो यहाँ मूल पद क्या है? ग्राम। ग्राम में विभक्ति कौन सी करोगे? सप्तमी। पद क्या जोड़ोगे? इति। हो गया समास विग्रह। क्या बन गया? ग्रामे इति। चलो अब आगे देखते हैं दूसरा अर्थ। देखो दूसरा, अभाव अर्थ में, अभाव अर्थ में निर अव्यय का प्रयोग। निर अव्यय का प्रयोग। अभाव का अर्थ होता है कमी। तो देखो जैसे कमी किसी की भी हो सकती है, जैसे यहां मक्खियों की कमी है
तो मक्षिका नाम अभाव है, मक्खियों की कमी। मक्षिका नाम अभाव है, अभाव ये रहा भाव और ये रहा, मिल गया। तो अभाव अर्थ में प्रयोग किसका करोगे? निरअव्यय का। तो ये लो साहब निर। आगे क्या है मूल शब्द? मक्षिका। तो ये लो निर मक्षिका। अब यहां देखो ये रे आता आ रहा है, आगे आ रहा है मक्षिका। तो अपन ने अभी पढ़ा था कि मक्षिका अंत में आ आता है तो उसके स्थान पर अपने को करना है अम। और यदि आपको रे हलंत दिखता है और हलंत दिखने के बाद में आगे वर्ण होता है तो ये जो रे हलंत होता है ना, ये आगे वाले वर्ण के सिर पे बैठ जाता है। तो अपने को भी यहाँ इसको इसके सिर पे बैठाना है। तो ये लो बैठा देते हैं निर मक्षिका। और मैंने अभी बताया ना कि आ आने के कारण यहाँ क्या बन जाएगा? अम। तो पूरा पद क्या बन गया? निर मक्षिकम। जरूरी थोड़ी है मक्खियों की कमी हो। अब लॉकडाउन चल रहा है, धन का भी अभाव है ना, सभी के पास में धन का अभाव है। तो धनस्य अभाव है, धन का अभाव। वही निरअव्यय का प्रयोग, मूल शब्द है धन और लास्ट में अम जोड़ोगे और ये रे इसके सिर पे आ जाएगा। पूरा पद क्या बनेगा? निर्धनम। आप यहाँ देख लो लोगों की भी कमी है, अभी सब घर में दुखी हुई है। तो जनानाम अभाव है। अब यहां देखो मैंने लिखा है धनस्य, यह है षष्ठी विभक्ति का एक वचन। और यहाँ लिखा है जनानाम, यहाँ हुआ है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। क्योंकि जनानाम अर्थात लोगों की कमी, एक व्यक्ति की कमी भी हो सकती है लेकिन लोगों को अपन बहुवचन में ही गिनेंगे। तब लिखा है मैंने यहाँ जनानाम अर्थात षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। जनानाम अभाव है, क्या बनेगा? निर्जनम। हमने दो अर्थ हो गए, अब देखते हैं अपन तीसरा अर्थ। देखो तीसरा अर्थ क्या? अब देखो अपना तीसरा है पश्चात। पश्चात अर्थ में अनुअव्यय का प्रयोग। पश्चात का अर्थ होता है पीछे या फिर बाद में। देखो जैसे होता है रामस्य पश्चात, राम के बाद या राम के पीछे। तो अभी मैंने बताया पश्चात अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग करोगे? अनुअव्यय का। तो ये लो अनु, फिर है रामस्य। यहां मूल शब्द क्या है? राम। ये लो राम, अनु राम। अब वही अपना जो पहले वाला नियम चलता आ रहा है कि लास्ट में ए या हो तो आप क्या करोगे? अनु रामम। जैसे कृष्णस्य पश्चात, कृष्ण के पीछे या कृष्ण के बाद में, वही अनुअव्यय का प्रयोग। मूल शब्द है कृष्ण, पूरा पद क्या बन जाएगा? अनु कृष्णम। शब्द है गंगा, षष्ठी विभक्ति में मिलेगा गंगाया पश्चात। गंगाया पश्चात, गंगा के बाद या गंगा के पीछे। पश्चात अर्थ में वही अव्यय अनु, मूल शब्द है गंगा, गंगा का क्या बन जाएगा? गंगम। पूरा पद क्या बन गया? अनु गंगम। फिर वही मान लो आपके आ जाए पूरा का पूरा सामासिक पद, जैसे अनु हरि। अर्थ इसका भी वही होता है, इसका भी वही होगा। जैसे है अनु हरि, तो हरि के पीछे या हरि के बाद में। अब आपको पूछे कि इसका समास विग्रह करो, तो समास विग्रह हरि के पीछे, मूल शब्द है हरि। अब हरि का आपको काके की अर्थ दर्शाने के लिए षष्ठी विभक्ति करनी पड़ेगी। तो षष्ठी विभक्ति करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हरे लिखना पड़ेगा। हरे पश्चात, हरि के पीछे या हरि के बाद में। चलो अपने तीन अर्थ कंप्लीट हो गए, अब चौथे में चलते हैं। अब अपना
समीप अर्थ होता है पास में, समीप अर्थात पास अर्थ में उप अव्यय का प्रयोग, जैसे कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के पास, वही समीप, यहां समीप आ रहा है, समीप अर्थ में कौन से अव्यय का प्रयोग करोगे? उप अव्यय का, तो ये लो उप, मूल शब्द क्या है? कृष्ण, तो ये लो कृष्ण। अब क्या करना है? लास्ट में हम जोड़ना है, पूरा पद क्या बनेगा? उप कृष्णम। दूसरा पद ले लो, गंगाया समीपम, गंगाया समीपम, मूल शब्द है गंगा, समीप अर्थ में उपअव्यय का प्रयोग, तो ये लो उप, और मूल शब्द क्या है? गंगा, क्या बनेगा? उप गंगम। हरे समीपम अर्थात हरि के पास। अब यहां देखो हरि शब्द में सृष्टि होती है, इसलिए हरि बना है। समीपम, समीप अर्थ में उपअव्यय का प्रयोग, तो उप, फिर मूल शब्द है हरि, पूरा पद क्या बन जाएगा? उप हरि। इस प्रकार से अपने 4 अर्थ हो गए। अब चलो चलते हैं 5वें अर्थ में। अब अपना 5वां आता है विप्सा। विप्सा अर्थ में प्रति अव्यय का प्रयोग। अब यहां शब्द है अपने पास विप्सा, तो लिख लीजिए विप्सा से तात्पर्य, विप्सा से तात्पर्य पद की पुनरावृत्ति से है। विप्सा का मतलब है कोई पद 2 बार आए, अर्थात जैसे अपने पास पद है दिनम, और इसको यदि अपन 2 बार लिख देते हैं दिनम दिनम, तो यही क्या है? विप्सा। देखो प्रति अव्यय जोड़ना है, दिनम दिनम प्रति। यदि किसी पद की 2 बार आवृत्ति हो रही है तो विप्सा है, और विप्सा के अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग करोगे? प्रति, तो ये लो प्रति। अपना पद क्या है? दिनम। सामासिक पद क्या बन गया? प्रति दिनम। जैसे है एकम, एकम प्रति, पद की आवृत्ति हो रही है, एकम एकम, पद की आवृत्ति होते ही विप्सा, और विप्सा के योग में अव्यय प्रति, तो ये लो प्रति प्लस एकम, एकम पद है। अब यहां अपने पास संधि हो रही है यण, इसलिए ये पद बनेगा प्रत्येकम, क्योंकि ई के स्थान पे हो जाता है ये, और ये में जुड़ेगा ए, इसलिए ये क्या बनेगा? प्रत्येकम। इस प्रकार से आज हमारे समास प्रकरण में अपन ने देखा अव्ययभाव समास, जो कि 16 अर्थों में होता है, और अपन ने 5 अर्थ कंप्लीट किए हैं। बाकी के अपन कल अगली क्लास में कंप्लीट करते हैं। अच्छा लगा कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।